नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जीत हासिल कर परचम लहरा दिया है। बीजेपी की पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को शिकस्त दी। पार्टी को मिली इस जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली प्रतिक्रिया दी है और इस जीत के लिए जनता को धन्यवाद कहा। बागेश्वर के मतदाताओं का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, विशेष रूप से नौजवानों का, कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर, उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूँ और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है। उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं, उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं केरल के पुथुपल्ली विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान लगातार पीछे होते जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जेडीएस के गठबंधन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीएस के साथ कर्नाटक में लड़ेगी। प्रगति मैदान के भारत मंडपम पर सबकी निगाहें हैं। इस स्थान को G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे राष्ट्राध्यक्षों के लिए सजाया गया है। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके चलते भारत मंडपम में भाषा की कोई परेशानी न हो, इसके लिए ट्रांसलेशन की मशीनें लगाई गई हैं। 2 डेलीगेट्स आए हैं, एक जर्मनी के हैं, एक फ्रांस के हैं। देयर माइट बी लैंग्वेज बैरियर्स, तो इसका सोल्यूशन है भाषणी। व्हाट वी कैन डू इज, मैं अगर जर्मनी में बात कर रही हूँ, आप फ्रेंच में हैं, तो वो कम्युनिकेशन ऐसे होगा, मैं आपको जो बोलूंगी वो आपको अपनी लैंग्वेज में समझ आएगा, एंड वाइस वर्सा। This is one user case that we're demonstrating here. Second is the bot, of course. Jugalbandi is a bot which has been powered by Bhashani. So यहाँ पे this has been fed with G20 questions. So for example, अगर हम बेसिक पूछेंगे what is G20, तो वो आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, वो आपको आपकी लैंग्वेज में बताएगा। We can have a quick demo, स्मिता? Sure. तो इसमें सारी इंडियन लैंग्वेजेस और 14 G20 मेंबर कंट्री लैंग्वेजेस एडेड है। तो आप इसमें जाओगे, आप लिखोगे हाय एंड वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में जानना चाहोगे। यहाँ पे ये लिख रहा है टू बिगिन प्लीज चूज योर प्रिफर्ड लैंग्वेज। तो अगर मैं हिंदी में करना चाहूंगी तो आई सिलेक्ट ऑन इंडियन लैंग्वेजेस एंड यहाँ पे जाके मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया है। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद वो अपना एक परिचय देगा, इंट्रोड्यूस करेगा कि जुगलबंदी क्या है। इट्स एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर स्टैक दैट कंबाइंस द पावर ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूजिंग जीपीटी एंड अदर ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल्स एज वेल एज भाषिनी। हियर इसने पूछा है अब आपका प्रश्न क्या है। अब अगर मैं पूछना चाहूंगी कि G20 के कौन कौन सदस्य हैं। So I've essentially asked who are the member countries of G20, and this will ensure that it gives the answer in both voice as well as text. This is again using Bhashini. Jugalbandi essentially can run on many different implementations. How we are able to curate the content for this is it is basically taking the information only from the knowledge base that we have fed into it. भारत की G20 की अध्यक्षता में कई नई पहल हुई है। इस दौरान कई उपलब्धियां भी हासिल की गई हैं। इन सब के बीच भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है।
इससे पहले कार्यक्रम के मद्देनजर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने विकास को गति देने के लिए डिजिटल लोक बुनियादी ढांचे का एक अनूठा मॉडल तैयार किया है। So, well, let me say that when we started India's presidency, very few people knew about digital public infrastructure and the open source model of it. This has been extensively taken forward by both the finance track and the Sherpa track in a very vigorous manner. And today's India's digital public infrastructure has been broadly accepted that this is the way to bring in financial inclusion, this is the way to do fast payments, this is the way to drive tech innovation of the future. And I think one of our great achievements, somebody had asked about key takeaways, while we are not talking at this stage about achievements, but I think one of the key takeaways of India's presidency is that the world acknowledges that India has truly revolutionized technology through the digital public infrastructure, which is a unique model. So its definition, its framework, its how we take it forward, all of this has come into discussion during India's G20 presidency. Okay, thank you. So, a couple of other questions. Yeah. So just to